डेली अपडेट हरियाणा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एडवोकेट जितेंद्र नाथ जी से, जो जल समझौता हुआ था पाकिस्तान के साथ, सिंधु जल समझौता, उस पर बताएंगे कि फिलहाल वर्तमान में किस प्रकार की स्थितियां हैं। ये लंबे समय से SYL हरियाणा विकास मार्ग समिति के माध्यम से काम करते रहे हैं। इनके साथ एक बड़ी जो है इंजीनियरों की टीम है, जो पूरे प्रदेश में और देश में जा कर के वो क्या रास्ते हैं, पानी की व्यवस्था देश में कैसे है, उसको लेकर के इनके अच्छा रिसर्च है। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से ये जो जल समझौता है उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो ब्रेक दिया, उसके क्या क्या तथ्य निकल के आते हैं उसको लेकर? प्रधानमंत्री जी ने जो ब्रेक दिया है, कश्मीर में जो ये हत्याकांड हुआ उसके बाद, वो घटना दुखद थी, बहुत ज़्यादा दुखद है। और ये जो सिंधु जल समझौता 1960 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है, यानी कि आज वो स्थिति उसमें नहीं है धरातल पे। ये देश के लिए, भारत देश के लिए और उत्तरी जो पश्चिम राज्य हैं हमारे, उनके लिए बहुत ज़रूरी था और बेहतरीन रहेगा। सर, ये समझौता जो हुआ, क्या अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है ये? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस प्रकार के समझौते को इस प्रकार तोड़ने का कानूनी पक्ष क्या है? क्या कुछ ऐसी धाराएं हैं, क्या कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनके तहत ऐसा इसको ब्रेक किया जा सकता है? तो उस बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, भारत से ज़्यादा संयमित देश कोई नहीं हो सकता। 1962, 1965, 1971 और 1949, ये कारगिल युद्ध, इतनी लड़ाइयाँ देश ने पाकिस्तान के साथ झेली और चाइना के साथ। उसके बावजूद भारत ने कभी भी सिंधु जल समझौता जो था उस पर कभी फैसला नहीं लिया, कोई एडवर्स फैसला जिससे कि उनको कोई नुकसान हो। और जबकि ये संधि ऐसी संधि थी जिसमें भारत को केवल 19% पानी मिला है जी। टोटल जो पानी अवेलेबल है आज हमारे पास, जो मौजूद डाटा है वाटर का, पानी का, सिंधु नदियों का, सिंधु बेसिन का, वो करीब 12 लाख किलोमीटर का बेसिन है। उसमें से ये नदियाँ जितनी भी, चेनाब, झेलम, सिंध नदी, ये पश्चिम नदियाँ बोली जाती हैं इस समझौते में, और व्यास, सतलुज और रावी, इन्हें पूर्वी नदी बोला गया, जो कि देश हिंदुस्तान के उसमें उस समय आज़ाद हुआ तब ये नदियाँ हमारे हिस्से में आई थी, क्योंकि JNK एक अलग देश था। 1949 में जब फैसला हुआ हरि सिंह जी के साथ, राजा हरि सिंह से, तो उन्होंने ये फैसला किया कि भाई इसमें कोई दखल नहीं करेगा, केवल डिफेंस JNK के पास रहेगा। अब सर 19% पानी हमारे पास है, तो हमारा इसमें शेयर कितना है, और ये समझौता रद्द करने के बाद कितने क्षेत्र को बेनिफिट रहेगा, कितने राज्यों को इसका लाभ मिल सकता है? अब ये जो 19% हमें पानी मिला है, इससे न तो हमारी कोई ज़रूरियात पूरा ही हो रही है, न हरियाणा को पूरा पानी मिल रहा है, राजस्थान को नहीं मिल रहा, दिल्ली भी प्यासी है, और हिमाचल और कश्मीर के अंदर भी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं पानी की, पंजाब के अंदर भी दिक्कत हो रही है। अगर ये पानी आता है, जो हमारा टोटल ऑप्टिमम वाटर है, इक्विटेबल वाटर है जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसमें अगर 42% के करीब हमारा टोटल पानी का हिस्सा बनता है भारत। हम ले 19% रहे, ले हम 19% रहे। अब ये TT रद्द होने, TT को एबियंस में जाने से हम इस पानी का सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये किन किन नदियों का पानी है? क्या हमारे पास इतनी क्षमता है हम इस पानी को रोक पाएं, या अपना जो कैनाल सिस्टम है वहां तक, या नदियों का जो भी सिस्टम है वहां से हम डाइवर्ट कर पाए? क्या हम सक्षम है इस चीज में? हम 5 नदियों का पानी डाइवर्ट कर सकते हैं इस वक्त जी, क्योंकि जो 3 नदियां भारत के हिस्से में आ रही है, उनका करीब 50 लाख एकड़ जमीन का पानी पाकिस्तान में जा रहा है, जिनमें से रावी और सतलुज का पानी। ब्यास नदी हरिके पतन पे इसे मर्ज करती है, ब्यास नदी। तो जो बाकी है झेलम और चेनाब, इन दोनों नदियों का करीब 60% पानी जनरेट होता है इंडस वैली इंडस सिस्टम में। इन दोनों का पानी हम सदुपयोग कर सकते हैं। तो सर कितने राज्यों को ये प्रभावित करेगा, ये पानी यदि रुकता है? कितने राज्यों को बेनिफिट रहेगा? कितनी जनसंख्या उससे प्रभावित होने वाली है, आप क्या मानते हैं? ये करीब JNK, हिमाचल, पंजाब, पश्चिम राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, और इन प्रदेशों के अंदर
इस पानी से करीब 8 से 10 करोड़ लोगों को फायदा, आजीविका का फायदा होगा। उनका जीवन जो आज गंभीर संकट में पहुंच चुका है, वो जीवन रिवाइव हो जाएगा। सर, आपने बताया कि हमारी क्षमता है इन 5 नदियों के पानी को रोक करके जो सिंध में जा रहा है, पाकिस्तान में जा रहा है, तो वो क्या चैनल्स हैं जिनमें वो पानी हम इनके माध्यम से ये जो आपने 6 से 7 राज्य गिनाए हैं वहाँ तक जा पाए? जी बिल्कुल। जैसे भाखड़ा मेन लाइन है, राजस्थान में जाती है, पंजाब में जाती है, 1954 से जो नंगल बैराज से निकली हुई है, हरियाणा को पानी देती है। 9000 क्यूसिक पानी हरियाणा को मिलता है, जिसमें से 5000 क्यूसिक पानी कल पंजाब ने रोक लिया, जो कि वो रोक नहीं सकता क्योंकि ट्रिपल स्टेट मल्टी स्टेट्स का एग्रीमेंट है। एक सर, आप लंबे समय से काम करते रहे हैं, SYL हिमाचल मार्ग, वो क्या है, उसकी भी उपयोगिता इस जल संधि के रद्द होने से कैसे हो सकती है, वो बताइए। जी बिल्कुल। ये जो स्थिति है, ज्योग्राफिकल और टोपोग्राफिकल, ये हिमाचल के रास्ते से पानी आने की व्यवस्था हो सकती है इससे। इसमें ब्यास नदी का पानी और चेनाब नदी का पानी और सतलुज का, रावी का पानी तो हरिके पतन चला जाता है, और रावी माधोपुर बैराज होके वहाँ पे जो डैम बने हैं वहाँ पे जाता है पानी में। तो जो हमारे हिस्से का पानी है, हरियाणा के हिस्से का, यानी कि 1955 में जो पेप्सू के नाम से अलॉट हुआ था दक्षिण हरियाणा का पानी, दक्षिण हरियाणा का पानी, वो पानी हम ले सकते हैं। और इस चैनल जो हमने बनाया है, ये 67 किलोमीटर का चैनल है। भाखड़ा डैम से जब नदी निकलती है सतलुज, और 11 किलोमीटर तक बहती है पंजाब बॉर्डर तक, जिसमें पंजाब की टेरिटरी कहीं नहीं आएगी इस रूट पे। और ये नेला एक जगह है, नेला से हम चलेंगे जगोबान से नालागढ़, नालागढ़ से बद्दी से पिंजौर के पास खोखर गांव है। खोखर गांव जस्ट पूरा जो बॉर्डर का गांव है, 67 किलोमीटर ही पड़ता है वहाँ से। और इस पे कुल 4200 करोड़ रुपए करीब खर्चा आएगा, और 1000 मेगावाट इस पर बिजली पैदा होगी। प्लस ये बरानी इलाका है, इसमें करीब 700 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हॉर्टिकल्चर होगा, हिमाचल को फायदा होगा, हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि ये नहर बड़ी निकलेगी। हाँ जी। और इसमें से 20,000 क्यूसिक पानी 1956 में जो चेनाब से अलॉट हुआ था राजस्थान के लिए, वो पानी भी इसी चैनल से लाया जा सकेगा। तो ये हरियाणा के लिए मतलब ये उपयोगी रहेगा? हरियाणा के लिए लाइफलाइन रहेगी इन स्टेट्स के लिए। जो पानी रुका हुआ है वो पाकिस्तान जा रहा है। आज हमारे इंडस बेसिन का पानी करीब अरब सागर के अंदर 4.1 यानी कि 4 करोड़ एकड़ जमीन का पानी समुद्र में चला जाता है सर, अनयूटिलाइज होकर। जी बिल्कुल, इसको लेकर के अलग अलग समय पे राजनीति भी होती रही है। आपने काफ़ी बिंदुओं पे जो है प्रकाश डाला, किस प्रकार से सिंधु जल समझौते का पानी हरियाणा के साथ अन्य 6 से 7 राज्य प्रयोग कर पाएँ, उनकी कैपेसिटीज़ को लेकर के भी आपने बात की। सर, एक हॉट मुद्दा पानी को लेकर के एक और है। भगवंत मान जी ने जिस प्रकार से हरियाणा को पानी न देने की बात कही है, इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या देखते हैं, कैसी स्थितियाँ हैं? ये भगवंत मान जी का जो स्टेटमेंट आया है, जिन्होंने जो कल कार्रवाई करी, जो भाखड़ा मेन लाइन जो 1954 से चल रही है, जिसमें सतलुज नदी का पानी हमें हरियाणा प्रदेश को मिला हुआ है, राजस्थान को मिला है, पंजाब को मिला है, वो पानी का इशू नहीं है। असली इशू है कि भगवंत मान जी के पास कोई विषय रहा नहीं, काम उन्होंने किए नहीं। तो 2-1.5 साल के बाद इलेक्शन है पंजाब के अंदर, और उस चुनाव में वो एक दिखाना चाहते हैं पंजाब की जनता को, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। और हमेशा पंजाब के लीडर्स का यही रहा है कि भाई हरियाणा को कोसो, तुम अपने वोट लेने की कोशिश करो। वरना भगवंत मान जी को पता है कि ये जो एग्रीमेंट है, ये भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की गाइडलाइंस और केंद्र सरकार की उससे चलता है। इसमें ये न तो पानी छोड़ सकते हैं न रोक सकते हैं, इनको कोई पावर नहीं है। भगवंत मान जी का ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है फैसला, और ये अधिकारी कुछ नहीं कर सकते। वो सरकार चाहेगी तो पानी हमें मिलेगा। जी बिल्कुल, पानी के मुद्दे पर जितेंद्र नाथ जी ने जो है विस्तार से हमसे बात की। जो जल समझौता था उसके टूटने के बाद क्या प्रभाव रहेंगे उस पर भी बातचीत की, कैसे कैसे पानी हरियाणा को मिल सकता है उस मुद्दे पे भी बातचीत की। अब हम आने वाले समय में फिर मिलते हैं किसी अन्य समाचार पर, अन्य विषय को लेकर के आपके समक्ष होंगे।